अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स। सबसे पहले एमसीक्यू ये आता है कि स्केलेटल मसल्स को स्केलेटल मसल क्यों बोला जाता है। तो बच्चे जी, इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इसका जवाब ये है कि ये मसल्स सारे के सारे अटैच्ड होते हैं किसके साथ? स्केलेटन के साथ। चूँकि ये मसल स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, इसीलिए हम इनका नाम ही स्केलेटल मसल्स रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अटैच कैसे होते हैं। तो चलो ज़रा बच्चों जी, हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक बोन। यानी लेट्स सपोज दैट कि ये एक बोन है। लेट मी लेबल इट, इट इज़ अ बोन। बच्चे जी, बोन के साथ एक छोटा सा एक टिश्यू अटैच होता है। इस टिश्यू को हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन बेसिकली क्या होता है? दैट इज इन इलास्टिक। ये कभी भी इलास्टिक नहीं होगा, ये हमेशा इन इलास्टिक होगा। ये टेंडन करता क्या है? ये टेंडन बेसिकली करता ये है कि ये मसल को बोन के साथ अटैच करता है ना। दिस इज कॉल्ड मसल। आप खुद गौर कर लें कि मसल बोन के साथ अटैच हो गई है वाया दिस टेंडन। ठीक हो गया ना। अब मसल को जूम इन करके देखें तो बच्चे जी, मसल हमारे पास मुश्तमिल होता है जी छोटे छोटे सब स्ट्रक्चर्स पर। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? मसल बंडल। हम इन्हें बोलेंगे मसल बंडल। मसल बंडल को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द फेसिकल। याद रखिएगा, फेसिकल मसल बंडल का ही दूसरा नाम है। अब अगर मैं इसको जूम इन करके देखूं तो बच्चे जी, हमारे पास ये जो मसल बंडल होता है, ये भी क्या होता है? ये भी छोटे छोटे सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। इन सब यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं जी? वी नेम देम द मसल सेल। हम इसे मसल सेल बोलेंगे, या फिर हम इसे एक और नाम भी देते हैं, मसल फाइबर। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है दैट इज़ इलोंगेटेड, ये लंबे रुख में है, इसलिए हम इसे मसल सेल को मसल फाइबर भी बोलते हैं। और यूजुअली हम इसे मायोसाइट भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही नाम एक ही स्ट्रक्चर के लिए पड़े हुए हैं ना। अब ज़रा गौर करना है कि एक्चुअली में ये जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स, इनके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू जुड़ा हुआ होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक हो गया। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल के बाहर होगा, हम इस कनेक्टिव टिश्यू को बोलेंगे जी, दैट इज कॉल्ड एपीमीसियम। हम इसे बोलेंगे एपीमीसियम। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल बंडल के बाहर है, हम उसे नाम दे देंगे जी पेरीमीसियम। और कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल फाइबर के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाहर है, हम उसे बोलेंगे जी एंडोमीसियम या एंडोमाइसियम। तो बच्चे जी, आपने याद कैसे रखना है? आपने याद रखना है कैसे? ई के नाम से आपने याद रखना है। ई पी ई के नाम से अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ई एपी, पी पेरी और ई एंडो, इसके नाम से याद रखना है। अगर आप इसको दूसरे व्यू में देखें तो बच्चे जी, ये आपको ऐसा नज़र आएगा, जस्ट लाइक ये है हमारे पास मसल। मसल के अंदर आएगा जी मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर हमारे पास आएगा जी मसल सेल या मसल फाइबर। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ आ चुकी होगी जी ना। अब हम करते क्या है जी? अब हम इस चीज़ को, इस मसल सेल को या मसल फाइबर को जूम इन करके देखेंगे। तो लेट्स सपोज इसको मैं जूम इन करता हूँ तो मुझे क्या चीज़ नज़र आती है जी? तो मैं इसको जूम इन करके देखूंगा तो बच्चे जी, मुझे क्या चीज़ नज़र आएगी? देखते जाओ ज़रा। लेट्स सपोज इसको जब मैं जूम इन करता हूँ तो मुझे ये चीज़ नज़र आती है जी। कैसे? ये लो जी, ये मेरे पास आ गया है जी मसल
ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया है सारे का सारा मसल सेल। मैंने किसको जूम इन करके देखा है, इसको मैं जब जूम इन करता हूँ तो मुझे ये चीज़ नज़र आ जाती है जी। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ रही होगी जी। ठीक हो गया जी, ये ठीक हो गया जी मसल। अब ये जो मसल होता है ना हमारे पास, ये मसल सेल, बच्चे जी ये जो मसल सेल है ना, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। चूंकि ये एक सेल है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, दैट नेम इज नोन एज द सार्कोलीमा। सार्कोलीमा, सार्कोलीमा एक्चुअली में है क्या, दैट इज एक्चुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। ना अब जरा गौर करना है आप लोगों ने कि ये जो प्लाज्मा लीमा है ना, ये हमारे पास किसी ना किसी जगह पर क्या होती है जी, ये अंदर की जानिब इन्वेजिनेट हुई हुई होती है जी। कैसे, चलो ज़रा देख लेते हैं कि ये जो सार्कोलीमा है ये मसल के अंदर किसी ना किसी जगह पर ये अंदर की जानिब यूं इन्वेजिनेट हो जाती है। जब ये इन्वेजिनेट हो जाती है तब हम इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। इसे हम बोलेंगे जी, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स, हम इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स टिब्यूल, और हम इसे शॉर्टली अब हम बोलेंगे जी टी टिब्यूल। ठीक हो गया, यानी कि ये क्या होती है, ट्रांसवर्स टिब्यूल होती है। मैं इसे ट्रांसवर्स क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये मसल सेल के अंदर क्या होती है जी, ये परपेंडिकुलर होती है। ये याद रखिएगा, ये 90 डिग्री के एंगल पर होती है, यानी ये अंदर के जानी फॉल कर रही होती है, परपेंडिकुलर होती है। चूंकि ये फॉल कर रही होती है, दैट्स वाई हम इसे ट्रांसवर्स टिब्यूल बोल रहे होते हैं जी। ठीक हो गया जी। ना अब हम अगली बात करते हैं। मैंने यहां पर कितनी टिब्यूल्स ड्रॉ की हैं, यहां पर 1 2 3 टिब्यूल ड्रॉ की हैं। इसी तरीके से हमारे पास बेशुमार टिब्यूल होती हैं मसल सेल के अंदर। यही वजह है कि हम इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं जी, हम इनको बोलते हैं जी टी सिस्टम। वी नेम इट एज अ टी सिस्टम, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल टी टिब्यूल इज नोन एज अ टी सिस्टम। आई होप यहां तक आपको यह बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं मसल सेल के अंदर आता हूं तो बच्चे जी टी टिब्यूल के साथ हमारे साथ क्या चीज़ अटैच होगी जी, इसके साथ अंदर वाली जानिब कुछ ये हमारे पास मेम्ब्रेन्स या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जी। इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होगा। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे जी, SER। यानी ये बेसिकली क्या होता है, SER बेसिकली क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मैं इसको लेबल कर देता हूं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये बात आपने याद रखनी है जी कि ये SCR बेसिकली क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है, तो बच्चे जी इसका काम इतना होता है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम स्टोरेज। ये कैल्शियम को स्टोर करके रख रहा होता है। ठीक हो गया ना। अब जरा आपने ये वाली बात समझनी है बच्चे जी, हमारे पास एक टी ट्यूब्यूल और हमारे पास इसके साथ कितने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है। अब जरा इन तीनों को अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं तो बच्चे जी इन तीनों को मैं कलेक्टिवली बोलूंगा, आई नेम दिस स्ट्रक्चर एज अ ट्राई एड। ट्राई एड का मतलब क्या है जी, कि यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, और वो 3 एलिमेंट कौन से हैं, नंबर 1 हमारे पास है हमारे पास है टी ट्यूब्यूल और उसके साथ एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया, हम इसे बोलेंगे जी ट्राई एड। नाउ अब मैं वापस आता हूं, बाहर जाता हूं मसल के बाहर, तो बच्चे जी ये जो ट्राई एड होता है ना, ये बाहर वाली जानिब एक मोटर न्यूरॉन के साथ यूं अटैच होगा जी। वी नेम दिस एज अ, हम इसे बोलेंगे जी मोटर न्यूरॉन। और ये MCQ पेपर में आया भी हुआ है कि मसल कौन से न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं, तो आप बोलेंगे जी कि एक मसल जो होता है ये अटैच होता है मोटर न्यूरॉन के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन, ब्रेन से इंफॉर्मेशन मसल के अंदर आएगी, इसीलिए हम इसे बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। अब ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ये मसल के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ता नहीं है, बल्कि ये करता क्या है, ये एक छोटी सी क्या बना लेता है जी, ये बना लेता है जी साइनैप्स। ये क्या बनाता है जी, साइनैप्स बनाता है। तो बच्चे जी इस साइनैप्स को हम क्या बोलेंगे जी, दिस साइनैप्स इज नोन एज अ, हम इसे बोलेंगे जी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्क्यूलर
जंक्शन बोलेंगे जी। अब मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मैं शॉर्टली लिखूंगा NMJ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में इसे बोलूँगा। ठीक हो गया जी ना। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ये बेसिकली एक साइनैप्स बना रहा होता है। अब बच्चे जी अगर आपको ये पता हो तो साइनैप्स है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा हम उसे बोलेंगे जी एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इसे हम A कैपिटल, C कैपिटल और H स्मॉल लिखते हैं। यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक हो गया ना बच्चे जी। अब जरा याद रखना है आपने ये वाली बात कि एक न्यूरॉन हमारे पास ये है न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर जो कि मसल फाइबर अटैच है। हम इसे एक और नाम देते हैं, हम बोलते हैं मोटर यूनिट। हम इसे एक और नाम देंगे जी मोटर यूनिट। सो अब आपको पता होना चाहिए कि मोटर यूनिट क्या है। तो आप बोलेंगे जी कि कलेक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर। मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे जी? मोटर यूनिट बोलेंगे जी। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई है। मैंने आपको क्या बताया कि पहला है मसल सेल। मसल सेल के अंदर टी ट्यूब्यूल हैं। टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर ट्राइएड बना रहे हैं और एक ट्राइएड बाहर वाली जानिब से मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच्ड है। और ये मुकम्मल तौर पर अटैच नहीं है बल्कि ये साइनैप्स बनाता है, इसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इस सारे के सारे सेटअप को हम क्या बोलेंगे? मोटर यूनिट बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी ना। अब मैं बात करता हूं कि चूंकि ये मसल सेल है तो बच्चे जी मसल सेल के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही होगी जी? आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा होगा। तो बच्चे जी इस साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली एक नाम देंगे जी। इस साइटोप्लाज्म को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे। आई एम नेम दिस एज अ सार्कोप्लाज्म। मैं इसे नाम दूंगा सार्कोप्लाज्म। बच्चे जी सार्कोप्लाज्म क्या होता है? तो आपने बताना है कि सार्कोप्लाज्म जो होता है हम इसको बोलते हैं जी साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। ये मसल सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना। अब पेपर में सवाल ये आता है कि सार्कोप्लाज्म जो होता है ये ऑर्डिनरी साइटोप्लाज्म से कैसे डिफरेंट होता है? तो आप बताएंगे कि जी साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ नंबर 1। पहले नंबर पे जो बात हमारे पास आएगी वो ये है कि जी कि ये इसमें क्या हो जाएंगे जी? नंबर 1 पेरिफेरल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये सबसे पहले नंबर पर बात आएगी। दूसरे नंबर पर यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं कि न्यूक्लियस ये हमेशा ओवल न्यूक्लियाई होंगे जी। ये लिखिए, ये हमेशा क्या आपको नजर आएंगे? ओवल न्यूक्लियाई। अब चूंकि ये न्यूक्लियाई है तो मैं इनको एन से लेबल कर देता हूं ताकि आपको ये बात भूले ना। ठीक हो गया जी। ये है जी। तो पहला करेक्टर मैंने बता दिया पेरिफेरल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। दूसरा करेक्टर मैं क्या बताऊंगा? दूसरा करेक्टर यहां पर यह आएगा कि यहां पर क्या होंगे जी? एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। चूंकि मसल सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो दैट्स वाई यहां पर आपको क्या चीज़ मिलेंगी? एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल रहे होंगे। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं MT से, माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि आपको ये चीज़ भूले ना। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे इस सार्कोप्लाज्म के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी? आपको मिलेगा जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपको मिलेगा। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक्चुअली में क्या है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER है, जो कि मैंने यहां पर भी मेंशन किया है। ठीक हो गया ना। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है जी? इसके बाद हमारे पास ये आता है कि इसी मसल सेल के अंदर, यानी ये जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर हमारे पास और भी चीज़ें नज़र आती हैं। और वो और चीज़ें कौन सी हैं? देखते जाओ। आपको मिलेगी जी ATP, यहाँ पर मिलेगी बहुत बड़ी मिकदार में। चूंकि मसल सेल है तो मसल सेल ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, लिहाजा यहाँ पर एनर्जी सप्लाई पूरी होनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या चीज़ मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा जी ग्लाइकोजन रिजर्व।
ग्लाइकोजन रिजर्व मसल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास मिलेगी जी एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज फॉस्फो क्रिएटीन। फॉस्फो क्रिएटीन मिलेगी जी। याद रखना ये फॉस्फो क्रिएटीन ये भी हाई एनर्जी सोर्स है, और ये बेसिकली पेपर में पूछा जाता है कि इसकी नेचर क्या है, तो आपने बताना कि इट इज़ अ प्रोटीन इन नेचर। ठीक हो गया। इसके बाद आपको क्या चीज़ मिलेगी जी? इसके बाद आपको मिलेगा जी MB मायोग्लोबिन, बहुत बड़ी मिकदार में आपको मिलेगा। और याद रखना कि मसल का जो रेड कलर होता है ये मायोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक हो गया जी। और लास्ट में जो चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी वो होगी जी, यहाँ पर मौजूद होंगे जी मसल फाइबर के अंदर आपको मिलेगी जी मायोफिब्रिल्स। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि इसी के अंदर ही जो चीज़ मिलेगी दैट इज मायोफिब्रिल्स आपको मिलेंगे जी। ठीक हो गया। नाउ अब हमने मायोफिब्रिल्स को जूम इन करके देखना है कि एक्चुअली में मायोफिब्रिल्स हमारे पास होती क्या है जी। तो चलो ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ मायोफिब्रिल्स। चलो जी, मायोफिब्रिल्स। बच्चे जी सबसे पहले नंबर पर हमारे पास मायोफिब्रिल्स का डायामीटर पूछा जाता है। मायोफिब्रिल्स का डायामीटर कितना होता है? तो आपने बताना है 1 से 2 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। जबकि हमारे पास ये जो मसल सेल है, हमारे पास ये जो मसल सेल है, इसका डायामीटर हमारे पास कितना होता है? इसका डायामीटर होता है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इसका डायामीटर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। जबकि मायोफिब्रिल्स का डायामीटर हमारे पास कितना होता है? 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। और एक मसल सेल के अंदर ऑन एन एवरेज 1000 से 2000 मायोफिब्रिल्स पाई जा रही होती है जी। ठीक हो गया। नाउ अब ये जो मायोफिब्रिल्स होती हैं हमारे पास, ये कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होती है? तो ज़रा गौर करना कि एक जो मायोफिब्रिल होती है हमारे पास, ये एक ख़ास स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है जिसकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वी नेम इट एज अ मायोफिलामेंट्स। बच्चे जी ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं ना, मायोफिलामेंट, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं जी? सार्कोमियर्स बोलते हैं जी। अब ये सार्कोमियर्स क्या होता है ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिल वक्त मैं आपको मायोफिलामेंट्स की आपको कंपोजिशन बता देता हूँ कि मायोफिलामेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। तो ज़रा गौर कर लो कि मायोफिलामेंट्स फर्दर दो तरह के स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है जी एक्टिन फिलामेंट। हम इसे क्या बोलेंगे जी? एक्टिन फिलामेंट। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है जी मायोसिन फिलामेंट। याद रख लेना कि मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के कॉम्बिनेशन या कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स। ठीक हो गया। और मायोफिलामेंट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं जी? मायोफिब्रिल्स में मौजूद होते हैं। अब हमने इनकी कंपोजिशन पढ़नी है। बच्चे जी एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं ना, दे आर थिन। हम इन्हें क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट्स। जबकि मायोसिन को हम क्या बोलते हैं जी? दीज आर थिक फिलामेंट। अब इसे थिन क्यों बोला जाता है? तो भाई इसकी वजह यह है कि इनका डायामीटर क्या होता है? इनका डायामीटर 7 to 8 नैनोमीटर का होता है। जबकि मायोसिन का जो डायामीटर होता है ये ऑलमोस्ट कितना होता है? 16 नैनोमीटर का होता है। ठीक हो गया। अब ये जो होते हैं एक्टिन फिलामेंट, अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो बच्चे जी ये कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और ये कैसा नज़र आता है? तो ज़रा गौर कर लो कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा, जस्ट लाइक दिस। कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये आपको मज़ीद फिलामेंट्स पर मुश्तमिल नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक चेन मैंने यहाँ पर बना दी, ये दूसरी चेन है मेरे पास, ये। अब इस चेन को अगर मैं लेबल कर दूं तो बच्चे जी
इसे मैं बोलूँगा जी, आई वुड नेम इट एज अ ग्लोब्यूलर एक्टिन, यानी जी एक्टिन मैं इसे बोलूँगा। क्या बोलूँगा? जी एक्टिन। बच्चे जी, जी एक्टिन की कितनी चेन मेरे पास नज़र आ रही हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड्स नज़र आ रही हैं। और जी एक्टिन की शेप कैसी होगी जी? इसकी शेप होगी किडनी शेप, ये किडनी शेप होगी। और यहाँ पर एक नोच आपको नज़र आ रही होगी। इस नोच को हम क्या बोलेंगे जी? वी नेम इट एज आ, हम इसे बोलेंगे जी मायोसिन बाइंडिंग साइट। आपने याद रखना है, एम से मायोसिन, बी से बाइंडिंग और एस से साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, ये आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। और ये कितनी चेन है हमारे पास? 2 पॉलीपेप्टाइड है। ठीक हो गया जी। नाउ अब मैं बात करता हूं कि ये जो जी एक्टिन होती है, इसके ऊपर एक और प्रोटीन आकर यहां पर आकर रैप हो जाती है। ये इस ब्लू कलर वाली प्रोटीन को मैं क्या बोलूंगा? आई नेम दिस ब्लू कलर वाली प्रोटीन को मैं बोलूंगा ट्रोपोमायोसिन बोलूंगा। ट्रोपोमायोसिन कितनी पॉलीपेप्टाइड्स हैं हमारे पास? 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये बेसिकली करती क्या है? ये बेसिकली कवर्स करती है किसको? इट कवर्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन जी एक्टिन। जी एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इसको कवर करके रखती है। कब? ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। जब मसल रिलैक्स होते हैं ना, रिलैक्सेशन फेज होता है, तब ये बेसिकली क्या कर रही होती है? उसको कवर करके रख रही होती है। ठीक हो गया। अभी यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है, मैं इसको आगे जाकर बताऊंगा कि ये कवर करके क्यों रखती है जी। ठीक हो गया जी। नाउ इसके बाद आती है हमारे पास तीसरी पॉलीपेप्टाइड, जो कि यहां पर ही मौजूद होगी जी। यहां पर बच्चे जी, इस पॉलीपेप्टाइड को हम नाम देंगे जी, आई नेम दिस पॉलीपेप्टाइड एज अ ट्रोपोनिन। मैं इसे क्या बोलूंगा जी? ट्रोपोनिन बोलूंगा। ठीक हो गया जी। नाउ अब मैं ट्रोपोनिन को यहां पर आकर लिखने लगा हूं कि एक्चुअली में ट्रोपोनिन हमारे पास क्या होती है, ट्रोपोनिन की क्लासिफिकेशन क्या है, तो जरा देखते जाओ। ट्रोपोनिन सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ट्रोपोनिन कितनी पॉलीपेप्टाइड्स पर मुश्तमिल है? आप बोलेंगे 3 पॉलीपेप्टाइड्स पर मुश्तमिल है। और इन 3 की डिवीजन क्या है? नंबर 1, पहले नंबर पर जो चीज़ हमारे पास आ रही है, हम इसे बोलेंगे जी TNC। दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा TNI। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमारे पास आएगी, वी नेम इट एज अ TNT। ठीक हो गया जी। नाउ अब मैं बात करता हूं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। तो बच्चे जी, TNC का फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली करता क्या है? ये TNC बेसिकली बाइंड करती है किसको? कैल्शियम के साथ ये जाकर बाइंड करेगी। TNI ये किसके साथ जाकर बाइंड करती है? TNI जाकर बाइंड करती है किसके साथ? एक्टिन के साथ जाकर बाइंड करती है। जबकि TNT किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ये किसके साथ जाकर बाइंड करती है? ट्रोपोमायोसिन के साथ जाकर ये बाइंड करेगी। ट्रोपोमायोसिन के साथ जाकर बाइंड करेगी। आपने इस चीज़ को याद कैसे रखना है? आप इस चीज़ को याद रखोगे कैसे कि यहां पर है CIT सिट और यहां पर क्या है? CAT कैट। तो आप इसको इस तरीके से अगर याद रखेंगे, सिट एंड सेट से याद रखेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा, इनकी अरेंजमेंट भी और इनका फंक्शन भी याद हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि TNI को TNI से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप बोलोगे कि TNI का फंक्शन क्या होता है? इनहिबिटरी होता है। इनहिबिटरी होता है। बाकी का सारा नाम आप जानते, क्योंकि C को CQ बोलते हैं, कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। T को TQ बोलते हैं क्योंकि ट्रोपोमायोसिन के साथ जाकर बाइंड करता है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक हो गया। हम इसे क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट बोल रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। ना अब यहाँ पर पेपर में MCQ आता है कि एक एक्टिन फिलामेंट कितनी पॉलीपेप्टाइड्स पर मुश्तमिल है। तो आप बताएंगे कि सर इन सबको ना ऐड कर दें। यहाँ पर 2 पॉलीपेप्टाइड्स जी एक्टिन की हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड्स ट्रोपोमायोसिन के, तो टोटल 4 होगी और 3 हमारे पास है ट्रोपोनिन की।
ठीक हो गया। तो टोटल कितनी होगी, 4 और 3 7। तो एक्टिन फिलामेंट कितनी पॉलीपेप्टाइड से मुश्तमिल है हमारे पास, 7 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है एक्टिन फिलामेंट। ठीक हो गया जी। ना अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमने बात करनी है मायोसिन की। तो बच्चे जी मायोसिन कैसे मुश्तमिल होता है, किस पर मुश्तमिल होता है, तो जरा गौर करते जाओ कि एक जो मायोसिन होता है ये बेसिकली इस तरह मुश्तमिल होता है जी कि इसके 2 रीजन्स होते हैं। नंबर 1 पहली चेन, और इस तरीके से ये हमारे पास आता है जी, ये लो जी। हम यहां से लेकर यहां तक हम इसे क्या बोलेंगे जी, वी नेम इट एज अ टेल, हम इसे टेल बोलेंगे। जबकि यहां से लेकर यहां तक हम इसे क्या बोलेंगे जी, हम इसे बोलेंगे जी हेड। अब हेड क्या होता है, हेड बेसिकली क्या होता है, दैट इज अ ग्लोब्यूलर, ये ग्लोब्यूलर हेड होगा। ठीक हो गया ना। अगर आप गौर करो तो टेल कितनी पॉलीपेप्टाइड से मुश्तमिल है, तो आप बोलोगे पॉलीपेप्टाइड नंबर 1 एंड पॉलीपेप्टाइड नंबर 2। तो बच्चे जी टेल कितनी पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है, हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है। जबकि ग्लोबुलर हेड कितनी पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है, तो आप बोलोगे कि सर एक चेन ये वाली है और ऊपर से ये फोल्ड होकर क्या करेगी, ये फोल्ड होकर ये दूसरी चेन बना रही है। तो 2, तो एक हेड बेसिकली 2 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल है। तो 2 हेड टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होंगे जी, 4। तो हेड कितनी पॉलीपेप्टाइड मुश्तमिल है, ईच हेड 2 पॉलीपेप्टाइड पर। तो यहां पर टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 पॉलीपेप्टाइड्स आ जाएंगी। तो अगर मैं टोटल करूं तो 4 पॉलीपेप्टाइड जमा 2 पॉलीपेप्टाइड, तो मायोसिन कितनी पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होगा, तो आप बोलेंगे सर 6 पॉलीपेप्टाइड पर एक मायोसिन का फिलामेंट मुश्तमिल होता है। और ये जो मायोसिन का जो फिलामेंट होता है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो आप बोलोगे सर के 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। यह बात याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक हो गया जी, ये चीज हमारे पास आ रही है ना। अब मुझे क्या करना है, इस ग्लोबुलर हेड को बड़ा करके देखना है। तो चलो गौर कर लेते हैं कि ग्लोबुलर हेड को मैं बड़ा करके देखता हूं तो ये कैसा नजर आता है। चलो जी, ये है जी मेरे पास ग्लोबुलर हेड। ठीक हो गया। अब जरा ग्लोबुलर हेड के ऊपर मुझे ना 2 साइट्स नजर आएंगी जी, और वो 2 साइट्स कौन कौन सी होंगी, तो जरा गौर कर लेना। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो साइट नजर आ रही होगी, मैं इसे बोलूंगा थोड़ी सी उभरी हुई साइट है। इस साइट को मैं बोलूंगा जी, आई वुड नेम इट एज अ, मैं इसे बोलूंगा एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसे मैं शॉर्टली बोलूंगा ABS, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये बिल्कुल इसके बिल्कुल कंप्लीमेंट्री है, जो कि हमने पढ़ा था ना मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये वाली चीज पढ़ी थी, वो एक्टिन पर मौजूद होती है, जबकि मायोसिन के ऊपर होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये पहले नंबर पर हमारे पास आ गई, ये पहली साइट है किसके ऊपर, मायोसिन हेड के ऊपर। जबकि जो दूसरी साइट है हमारे पास वो ये है, इसको मैं लेबल करता हूं, आई वुड नेम इट एज एन ATP बाइंडिंग साइट। आई वुड नेम इट एज अ ATP बाइंडिंग साइट। यहां पर ATP आकर अटैच होगी जी। ठीक हो गया। और इसे मैं एक और नाम दे देता हूं, आई वुड नेम इट एज अ, मैं इसे नाम दे दूंगा जी, इसे एक और नाम भी देने हैं, मैंने इसे बोलना है ATPase। ये चीज आपको बाद में जाकर समझ आ जाएगी जी। ठीक हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर है कि हमारे पास क्या होता है जी, कि मायोफिलामेंट्स, जो मायोफिब्रिल्स हैं, दे आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ मायोफिलामेंट्स। और मायोफिलामेंट जो होते हैं वो 2 तरह के बैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन। और एक्टिन की आगे हमने इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका देखा, तब हमें ये चीज़ पता चला कि एक एक्टिन जो होता है वो 7 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होता है, जबकि मायोसिन जो होता है वो 6 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होता है। और इसको हमने जूम इन करके देखा है, ये चीज़ है ना। अब मैं ज़रा यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि एक्टिन और मायोसिन ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, मसल सेल का साइटोस्केलेटन बना रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। हर सेल का साइटोस्केलेटन होता है, मसल सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो एक्टिन और मायोसिन ये दोनों मिलकर बना रहे होते हैं। ये हो गया इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब मैं बात करता हूं इनकी अरेंजमेंट की। तो बच्चे जी ये आपस में अरेंज कैसे होते हैं, तो जरा इनको देख लीजिएगा जरा कि हाउ दीज टू आर अरेंज इन अ सिंगल मसल अरेंजमेंट। चलो जी, देखते जाइएगा जरा। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं किसको,
मायोसिन को। ये आ गया है जी मेरे पास मायोसिन। ठीक हो गया जी। इसको मैं लेबल कर देता हूं, आई वुड नेम इट एज अ मायोसिन, लेबल कर देता हूं। बच्चे जी मायोसिन के ऊपर हमारे पास क्या चीज अटैच होती है जी? यूं एक्टिन आकर अटैच होता है। ये एक्टिन के फिलामेंट यहां पर क्या है जी? अटैच हुए पड़े हैं इस तरीके से। नाउ अब यहां पर एमसीक्यू आता है हमारे पास। ये एमसीक्यू आता है कि हमारे पास एक मायोसिन कितने एक्टिन पर मुश्तमिल होते हैं या कितने एक्टिन से सराउंडेड होता है। तो गौर करना, अगर मैं इस व्यू से देखूं तो आपको पता चलेगा कि एक मायोसिन नंबर 1 पहला एक्टिन, दूसरा एक्टिन फिलामेंट, तीसरा एक्टिन फिलामेंट और 4 एक्टिन फिलामेंट से सराउंडेड है। ठीक है, आपको ये ऐसे नजर आ रहा है, बट एक्चुअली में ये ऐसे नहीं होता। अगर आप इसका दूसरा व्यू करके देखें तो बच्चे जी ये आपको कैसा नजर आ रहा होगा? ये आपको इस तरीके का नजर आ रहा होगा कि एक मायोसिन जो होता है वो आपको कैसे नजर आता है जी? कितने एक्टिन से सराउंडेड होता है? तो जरा देख लो जरा। अगर आप इसका व्यू चेंज करके देखेंगे तो आपको ये ऐसे नजर आ रहा होगा जी, जस्ट लाइक दिस। ये कि हमारे पास ये चीज आ रही है, हमारे पास एक्टिन, ये, और ये आ रहा है दरमियान में मायोसिन। आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी है जी। ठीक हो गया जी। आप यहां पर व्यू कहां से देख रहे हो? यहां पर बिल्कुल व्यू ऐसे करके देख रहे हो, लेकिन अगर आप इसको यूं करके देखोगे, चेंज करके देखोगे, तो आपको बेटा जी ये वाला व्यू नजर आएगा। तब आपको पता चल जाएगा कि एक मायोसिन जो होता है वो बेसिकली 6 एक्टिन से सराउंडेड होता है, याद रखना। और इसकी डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखा दी है, तो जरा इसको क्लियर करके देख लीजिएगा कि हमारे पास ये कैसा नजर आ रहा है। हमारे पास ये ऐसा नजर आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। ये लो जी, और दरमियान में क्या है? मायोसिन फिलामेंट। इसी तरीके से अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूं, जस्ट लाइक दिस, तो आपको ये बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा होगा जी। दरमियान में क्या चीज नजर आ रही है जी? मायोसिन। ठीक हो गया जी। तो अब आपको पता चल रहा है कि 1 मायोसिन इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन। कैसे? मैं आपको इसको दोबारा लेबल कर देता हूं कि ये एक मायोसिन है, तो बच्चे जी दैट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्टिन से ये सराउंडेड होता है। ये बात आपने याद रखनी है जी। ठीक हो गया जी, यहां तक आपको ये बात समझ आ गई है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो एक एक्टिन कितने मायोसिन से सराउंडेड होता है? तो जरा सोच के बताइएगा कि एक एक्टिन कितने मायोसिन से सराउंडेड होता है। तो आप बोलेंगे कि सर एक एक्टिन जो होता है वो हमारे पास 3 मायोसिन से सराउंडेड होता है। तो दरमियान में ये देखो एक्टिन आ गया, तो यहां पर मायोसिन नंबर 1, मायोसिन नंबर 2 और मायोसिन नंबर 3। तो 3 मायोसिन मिलकर एक एक्टिन को सराउंड करते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। मैं इसको लिख देता हूं कि 1 मायोसिन is surrounded by 6 actin, while 1 actin is surrounded by 3 myosin। यह बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया जी। नाउ वापस आता हूं अपनी इस डायग्राम पर। तो ये मायोसिन और एक्टिन की अरेंजमेंट हो गई है। यहां पर जो एमसीक्यू बनता था वो आपको करवा दिया है। अब जरा आपने ये वाली बात गौर करनी है कि ये जो मायोसिन और ये जो एक्टिन होते हैं ना, इनकी अरेंजमेंट क्या करती है जी? इनकी अरेंजमेंट हमारे पास कुछ रीजन्स बना रही होती है। अब हमने इन रीजन्स को देखना है। तो बेटा जी सबसे पहले वाला रीजन ये है हमारे पास। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? जहां पर मुकम्मल मायोसिन आता है, इस रीजन को हम बोलते हैं जी डार्क बैंड। We name it as a dark band। डार्क बैंड को हमने शॉर्टली क्या बोलना है? ए बैंड। वाई ए बैंड? क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक। बच्चे जी एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस पर विजिबल लाइट फॉल करवाऊंगा तो विजिबल लाइट क्या करेगी जी? वो पोलराइज हो जाएगी जी। अब इस डार्क बैंड की कंपोजिशन क्या है? तो जरा गौर कर लेना। इस डार्क बैंड की कंपोजिशन में आपको नजर आएगा, क्या चीज नजर आएगी जी? आपको नजर आएगा जी, आपको
जो चीज नजर आ रही होगी वो होगा जी मायोसिन, वो आपको नजर आएगा मायोसिन। प्लस मायोसिन के साथ आपको नजर आ रहा होगा जी पार्शली ओवरलैप्ड एक्टिन। ठीक हो गया, क्योंकि यहां पर ये एक्टिन भी तो है ना यहां पर, तो ये सिमिलरली यहां पर भी आपको क्या चीज नजर आ रही होगी जी मायोसिन प्लस पार्शली ओवरलैप्ड एक्टिन, ये चीज नजर आ रही होगी। आई होप यहां तक बात क्लियर है। तो जरा गौर कर लो कि हमारे पास डार्क बैंड में आपको क्या चीज नजर आ रही है। डार्क बैंड में आपको नजर आ रहा है पूरे का पूरा मायोसिन, ये डार्क बैंड आ गया, और मायोसिन के साथ ही साथ ये एक्टिन का ये वाला पोर्शन भी नजर आ रहा है जो कि ओवरलैप कर रहा है यहां पर। ठीक हो गया, ये है हमारे पास डार्क बैंड। अब जरा गौर करो, डार्क बैंड के अंदर ही वो वाला रीजन जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। बच्चे जी इस रीजन को हम क्या बोलेंगे जी, वी नेम दिस रीजन एज अ एज जोन। हम इसे एज जोन क्यों बोलेंगे? एज का मतलब है हील, हील का मतलब होता है ब्राइट, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्टिन की कोई हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे होते हैं, हम इसे ब्राइट बोल रहे होते हैं जी। ठीक हो गया, ये है एज जोन। और बच्चे जी एज जोन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है हमारे पास लाइक दैट, इसे मैं क्या बोलता हूं, सेंट्रल पॉइंट अगर मैं इसे बोलूं तो इस सेंट्रल पॉइंट को मैं बोलूंगा, आई वुड नेम इट एज अ एम लाइन, मिडल लाइन। आई होप आपको यह बात समझ आ चुकी होगी कि दिस इज एक्चुअली द डार्क बैंड। अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो सारे का सारा बताया है डार्क बैंड, सिर्फ ये बताया। अब अगर आप गौर करो तो बच्चे जी ये जो डार्क बैंड है ना, सारे का सारा डार्क बैंड, दैट इज सराउंडेड बाय द लाइट बैंड दोनों जानिब से। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं लेबल कर देता हूं कि ये वाला बैंड क्या कहलाएगा, इस वाले बैंड को हम क्या बोलेंगे जी, लाइट बैंड बोलेंगे। अब ये जो लाइट बैंड है ये इस वाली जानिब भी है और ये लाइट बैंड इस वाली जानिब भी है। लाइट बैंड को मैं शॉर्टली क्या बोलूंगा, आई बैंड। मैं इसे क्या बोलूंगा, आई बैंड बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आई बैंड मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि दैट इज आइसोट्रोपिक। ये आइसोट्रोपिक है कि जब मैं इसके ऊपर विजिबल लाइट फॉल करवाता हूं तो बच्चे जी वो पोलराइज नहीं होती, इसलिए मैं इसे क्या बोलता हूं, आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक की वजह से मैं इसे शॉर्टली मैं बोलता हूं आई बैंड। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ चुकी होगी जी ना। अब जरा गौर करना कि ये जो आइसोट्रोपिक है यानी आई बैंड जो है इसकी कंपोजिशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर इसकी जो कंपोजिशन है दैट इज एक्टिन ओनली, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन ही नजर आ रहा है और कुछ नहीं नजर आ रहा। देख लें बेशक आप, आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन ही नजर आ रहा है और कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया ना। अब जरा आपने ये वाली बात गौर करनी है जी, अब आपने ये वाली बात गौर करनी है कि लाइट बैंड का जो सेंटर होगा ये वाला, ये है लाइट बैंड का सेंटर। तो बच्चे जी लाइट बैंड का सेंटर जो कि लाइट बैंड को बिल्कुल हाफ काट रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे जी, वी नेम इट एज अ जी लाइन। इसे हम क्या बोलेंगे जी, चलो जी इसको मैं कहने लगा हूं, आई वुड नेम इट एज अ, मैं इसे बोलूंगा जी लाइन बोलूंगा। तो ये भी आ गया हमारे पास जी लाइन और ये भी आ गया हमारे पास जी लाइन। ठीक हो गया जी। अब ये जो जी लाइन जो है इसके दरमियान का जो रीजन है हमारे पास, इसके दरमियान का जो रीजन है इसे मैं बोलूंगा, आई वुड नेम इट एज अ सार्कोमियर। मैं इसे बोलूंगा सार्कोमियर विच इज द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। अब बच्चे जी जरा कंपोजिशन देख लीजिएगा, सार्कोमियर की कंपोजिशन क्या है, तो जरा गौर कर लो। ये है मेरे पास सार्कोमियर। तो जरा गौर करना, सार्कोमियर बेसिकली वो रीजन है जो दो जी लाइन के दरमियान में है। हम इसे बोलेंगे द रीजन बिटवीन
टू जी लाइन्स, दो जी लाइन्स के दरमियान का जो रीजन है हम उसे क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। आप देख सकते हैं कि एक जी लाइन ये है और एक जी लाइन ये है, तो इन दोनों के दरमियान का रीजन क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। अब ये जो सार्कोमियर की कंपोजिशन है तो वो क्या है? तो जरा गौर कर लो, द कंपोजिशन ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर की जो कंपोजिशन है उसमें आपके पास क्या चीज आती है? तो जरा गौर कर लो, आपके पास आती है जी दैट इज कंप्लीट ए बैंड। मुकम्मल आपके पास डार्क बैंड आ गया, ये देखो। तो सार्कोमियर में आपके पास क्या चीज आ रही है जी? मुकम्मल आपके पास ये डार्क बैंड नहीं आ गया, ये वाला मुकम्मल डार्क बैंड, ये वाला। और डार्क बैंड के इस वाला आई बैंड और डार्क बैंड के एडजेसेंट वाला आई बैंड। तो चलो जरा गौर कर लेते हैं, कंप्लीट ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, हाफ आई बैंड इस वाली जानिब का प्लस हाफ आई बैंड इस वाली लाइफ का। तो हमारे पास सार्कोमियर की कंपोजिशन में क्या चीज आ रही है जी? कंप्लीट ए बैंड। ये देखो जरा, ये आ गया हमारे पास कंप्लीट ए बैंड यानी डार्क बैंड, और डार्क बैंड के इस वाली जानिब का भी हाफ आई बैंड और हाफ आई बैंड, यहां पर भी ये चीज आ गई। तो सो दिस इज द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ द सार्कोमियर। और सार्कोमियर को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज आल्सो नोन एज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो सार्कोमियर को हम क्या नाम देते हैं? वी नेम इट एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट हम नाम देंगे जी। ठीक हो गया जी, ये चीज हमारे पास आ रही है ना। अब हमने बात करनी है जी, ये हमने बात कर ली अरेंजमेंट की, अब हमने बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जरा गौर करते जाओ, मैं यहां पर लिखूंगा हमारे पास के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। तो जरा गौर करो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है? तो बच्चे जी गौर करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए एक थ्योरी पेश की गई है। इस थ्योरी को हम नाम देते हैं, वी नेम देम द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, या हम इसे एक और नाम भी देते हैं थ्योरी के अलावा, हम इसे बोलते हैं थ्राइडिंग फिलामेंट मॉडल। यह किसने पेश किया था? यह बेसिकली टू साइंटिस्ट ने पेश किया था। उस टू साइंटिस्ट का नाम क्या था? A.F. हग्सले एंड H.E. हग्सले। ये दोनों ही साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली काम किया था, और इन दोनों साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें पता चला कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता कैसे है। तो इसके ज़रा स्टेप्स गौर कर लीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहला हमारे पास स्टेप ये है कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? अराइव्स। एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या करेगा जी, कि हमारे पास ये है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा? अराइव करेगा। ठीक हो गया जी, यहां पर एक्शन पोटेंशियल अराइव, सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या करेगा? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आएगा तो बच्चे जी होगा क्या कि एसिटाइल कोलिन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए कैपिटल, सी कैपिटल और स्मॉल, एच स्मॉल। एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? दैट वुड रिलीज, ये क्या करेगा? रिलीज होगा। कहां पर? टी टिब्यूल में, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये टी टिब्यूल पर जाकर रिलीज होगा। फिर तीसरे नंबर पर जो चीज़ आएगी वो ये वाली बात आएगी कि जी हमारे पास ये जो टी टिब्यूल होंगी, ये इसी मैसेज को क्या करेंगे जी? डीप लेकर जाएंगे इनटू द सेल।
किसको? इसी मैसेज को क्या करेंगे जी? डीप लेकर जाएंगे। कहां पर? इनसाइड द सेल। अब आपको समझ आ गई है कि टी ट्यूब्यूल पेनिट्रेट क्यों की हुई होती हैं इनसाइड द सेल, ये डीप लेकर जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि टी ट्यूब्यूल किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जैसे ही मैसेज अंदर तक जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? एसईआर। एसईआर क्या करेगा जी? रिलीज करेगा किसको? कैल्शियम को। यहां पर क्या हो जाएगा? कैल्शियम रिलीज होगा। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, कहां पर यह रिलीज होगा? इनटू द सार्कोप्लाज्म। यह सार्कोप्लाज्म के अंदर रिलीज होता है कैल्शियम। ठीक हो गया। अब यही कैल्शियम क्या करता है? जब सार्कोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाता है तो यही कैल्शियम क्या करता है? इट बाइंड्स। कैल्शियम बाइंड्स करता है किसके साथ? टीएनसी के साथ। ये देखो जरा, टीएनसी के साथ जाकर बाइंड कर गया। ये मैंने पहले भी बताया था। जैसे ही कैल्शियम टीएनसी के साथ जाकर बाइंड करता है तो बच्चे जी होता क्या है जी? कि ट्रोपोमायोसिन क्या कर जाती है? ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। ये ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी? हमारे पास जो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती हैं ऑन एक्टिन, ये क्या हो जाती हैं? एक्सपोज हो जाती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास क्या चीज आती है। यहां पर मैंने बताया था कि जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है हमारे पास, ये कहां पर होती हैं? ये एक्टिन के ऊपर होती हैं। और इसको बेसिकली क्या किया होता है? इसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ होता है। कब? ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज। तो जैसे ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है तो ये क्या करती है? कैल्शियम आकर जैसे ही बाइंड करता है तो ये बेसिकली क्या होता है जी? ये डिस्प्लेस कर जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है सेवंथ स्टेप। सेवंथ स्टेप में हमारे पास क्या चीज आएगी जी? कि जैसे ही ये एक्सपोज हो जाती है तो बच्चे जी होता क्या है जी? कि एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन क्या करती है जी? ये बाइंड कर जाती है किसके साथ? मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। इसके साथ जाकर क्या कर जाती है? बाइंड कर जाती है। और इसी ही चीज को हम क्या बोलते हैं? वी नेम देम द क्रॉस ब्रिजेस। हम इसे ही क्या बोलेंगे जी? क्रॉस, BRIDGE। हम इसे क्या बोलेंगे? क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपको पता चल गया है कि हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट ये क्या होती हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन के ऊपर और मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या होती हैं? एक्टिन के ऊपर होती हैं और ये आपस में आकर जुड़ जाती हैं। ठीक हो गया जी। नाउ अब हमारे पास आता है सातवें के बाद आता है आठवें नंबर पर। जैसे ही ये क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं तो बेटा जी अगले नंबर पर आठवां स्टेप हमारे पास आता है और वो ये आता है कि हमारे पास मायोसिन क्या करता है जी? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है जी? अब एक्टिन मायोसिन के साथ आकर जुड़ चुका है। यहां पर यह मायोसिन है, मायोसिन एक्टिन के साथ आकर यह जुड़ चुका है। अब क्या करेगा जी? जैसे ही मायोसिन क्या करेगा? यूं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये आगे की जानिब मूव करेगा। तो बच्चे जी क्या होगा? अब आप गौर करिएगा कि जैसे ही ये मूव करेगा तो यहां पर एक्टिन क्या करेगा? आगे की जानिब, ये एक दूसरे की जानिब, ये एक्टिन क्या करेंगे? आगे की जानिब मूव करेंगे और इनकी ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी जी? इंक्रीज हो जाएगी जी। तो जैसे ही मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चे जी क्या हो जाएगा जी? एक्टिन एक्टिन स्लाइड्स ओवर, एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन। ये मायोसिन के ऊपर क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा जी? ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाएंगे जी। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाएगी जी। और जैसे ही ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाएगी तो बच्चे जी क्या हो जाएगा? नाइन्थ स्टेप क्या हो जाएगा जी? कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, कॉन्ट्रैक्शन हो गई
और 10वें स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एटीपी विल रिलीज, एटीपी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सो दीज आर द स्टेप्स इन मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि एटी के एक्शन पोटेंशियल आएगा हमारे पास। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हमारे पास आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, टी ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा। टी ट्यूब्यूल किसके साथ जुड़ी हुई है जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई है। तो वो टी ट्यूब्यूल मैसेज को अंदर लेकर जाएगा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करेगा सार्कोप्लाज्म के अंदर, और यही कैल्शियम क्या करेगा, बाइंड करेगा टीएनसी के साथ। जैसे ही ये टीएनसी के साथ बाइंड करेगा तो ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस करेगी और मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो जाएंगी, ऑन एक्टिन एक्सपोज हो जाएगी। फिर एक्टिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन, मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन ये आपस में मिल जाएंगे, बाइंड करेंगे और क्या बन जाएंगे, क्रॉस ब्रिजेस। ठीक हो गया जी। नाउ क्रॉस ब्रिजेस बन गए। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा जी कि मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्टिन क्या करेगा, स्लाइड करेगी। बिल्कुल ऐसे ही कि आप खुद गौर कर लें कि यहां पर क्या करता है जी, मायोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या करेगा, एक्टिन आगे की जानिब मूव करेगी जी, जिसकी वजह से मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ अब हमने बात करनी है जी किस चीज की, अब हमने बात करनी है किस चीज की, चेंजेस की। तो जरा गौर कर लेना ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी चेंजेस हमारे पास आती हैं। तो जरा गौर कर लो, पहले नंबर पर आएगा चेंजेस। तो बच्चे जी चेंजेस क्या होती हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो चेंज हमारे पास आता है वो ये आता है कि आई बैंड क्या करता है, शॉर्टन हो जाएगा। आई बैंड क्या करेगा, शॉर्टन हो जाएगा। जैसे ही आई बैंड शॉर्टन होगा तो क्या हो जाएगा जी, एच जोन, बल्कि एच जोन को मैं बाद में लिखता हूं। आई बैंड जैसे ही शॉर्टन होगा तो क्या करेगा जी, जी लाइन क्लोजर आ जाएंगी। जी लाइन क्लोजर आएंगी तो इसका मतलब क्या होगा जी कि सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और जैसे ही सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। नाउ कैसे, अब जरा गौर कर लेना, आई बैंड शॉर्टन। तो जरा देखते जाओ कि हमारे पास क्या चीज आ रही है यहां पर, कि जी लाइन एक दूसरे के करीब आ गई हैं। ये जी लाइन क्या करेगी जी, ये आपस में क्लोज आ जाएंगी। जैसे ही जी लाइन क्लोजर आ जाएंगी तो सार्कोमियर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई बैंड क्या करेगा जी, शॉर्टन हो जाएगा। आई बैंड बेसिकली मायोसिन यानी डार्क बैंड के अंदर छुप जाता है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से ये जो एच जोन है ये क्या करेगा, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ही एच जोन डिसअपियर होगा तो क्या करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है जी। दीज आर द चेंजेस जो कि होंगी जी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद आएगा जो चीज़ें अनचेंज रहेंगी, वो चीज़ें जो अनचेंज रहेंगी वो कौन कौन सी चीज़ें अनचेंज रहती हैं, तो ज़रा गौर कर लेते हैं हम। द थिंग्स विच रिमेन अनचेंज। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर क्या ए बैंड को कुछ होगा, नहीं, ए बैंड वैसे का वैसे ही रहेगा, उसके लेंथ पर कोई फर्क नहीं आएगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या एम लाइन को कुछ होगा, नहीं, एम लाइन को कुछ भी नहीं होगा। फिर तीसरे नंबर पर जो चीज़ अनचेंज रहेगी वो ये रहेगी कि लेंथ ऑफ फिलामेंट, कि हमारे पास जितने भी लेंथ होगी फिलामेंट की वो सारी के सारी क्या करेगी जी, वो अनचेंज ही रहेगी। आपको पता चलेगा कि कोई सा भी फिलामेंट जो है हमारे पास वो उसकी लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसकी भी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, एक्टिन की, मायोसिन की भी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इसकी लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो यहां पर कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं आएगा। सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। अब हमारे पास एक छोटा सा लास्ट सा टॉपिक है, दैट इज एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, तो बच्चे जी इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है हमारे पास कि मसल सेल के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। तो ज़रा दो चीज़ें हमने समझनी है। नंबर 1, पहले नंबर पर हमारी बात है जी कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन, और फिर दूसरे नंबर पर है हमारे पास स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले नंबर पर नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास क्या होता है जी कि सार्कोप्लाज्म के अंदर एटीपी
रिजर्व होता है जी हमारे पास। ये हमने पहले भी पढ़ा, इसीलिए आपको कंपोजिशन बता दी किसकी, सार्कोप्लाज्म की। एटीपी रिजर्व होता है नंबर 1, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जब एटीपी रिजर्व डिक्लाइन कर जाता है तो क्या होता है, एक सिंपल सा स्टेप होता है, वो क्या होता है जी कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर जी, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर, जो कि हमारे पास एक स्टेप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आती है, ये है हमारे पास नॉर्मल। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रेनस एक्सरसाइज की, तो बच्चे जी स्ट्रेनस एक्सरसाइज में सब उसके बाद अगले स्टेप पर जो चीज़ हमारे पास आएगी स्ट्रेनस एक्सरसाइज में, तो वो ये होगी हमारे पास फॉस्फो क्रिएटिन। ये फॉस्फोक्रिएटिन को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ये बेसिकली फॉस्फोक्रिएटिन बेसिकली क्या देता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह एटीपी टूटती है तो हमारे पास एनर्जी आती है, तो यहां पर ये फॉस्फोक्रिएटिन भी टूटेगी तो हाई एनर्जी आ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर हमें इसके बाद भी अगर हम प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज करते हैं, यानी क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, अब हमारे पास फॉस्फोक्रिएटिन भी खत्म हो जाता है या फॉस्फोक्रिएटिन भी सफिशिएंट नहीं रहता, तो बच्चे जी इस दौरान फिर मसल क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास क्या चीज आती है जी, हमारे पास पैदा होता है जी लैक्टिक एसिड पैदा होता है। और बच्चे जी जैसे ही लैक्टिक एसिड पैदा होता है तो क्या होना शुरू हो जाता है, हमारे मसल थकावट का शिकार हो जाते हैं, हम इसे बोलते हैं जी मसल फटीग। तो मसल फटीग करना शुरू कर देते हैं और तब हम अपनी एक्सरसाइज कम कर देते हैं या हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप कर देते हैं। ये मसल फटीग किसकी वजह से होती है, क्योंकि पीएच क्या करती है, डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारे मसल थकना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपको और समझानी है, वो ये है हमारे पास कि ये जो हमारे पास ये जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी साइकिल को हमने यहाँ पर भी आकर समझना है। तो ज़रा गौर करिएगा, हमारे पास ये साइकिल कैसे है जी, ये साइकिल आपने याद रखनी है। ये फेडरल की बुक है और उसकी साइकिल है कि हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने फेजेस में हो रहा होता है। तो आप बताएंगे जी कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये कितने फेजेस में होता है जी, तो ज़रा गौर कर लो। ये पहली फेज है हमारे पास रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग फेज में हमारे पास है एटीपी हाइड्रोलाइज हुई हुई है। अगर आप देखो तो मायोसिन एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एटीपी हाइड्रोलाइज हुई हुई है लेकिन साथ अटैच्ड है। ठीक हो गया। बी में हमारे पास क्या चीज़ आती है, बी स्टेप में हमारे पास ये आता है कि मायोसिन एक्टिन के साथ आकर जुड़ जाता है और क्या बन जाते हैं जी, हमारे पास क्रॉस ब्रिजेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, क्रॉस ब्रिजेस बन गए। एटीपी अभी भी साथ अटैच है। और तीसरा जो स्टेप आता है हमारे पास ये वाला सी, पावर स्ट्रोक वाला। तो पावर स्ट्रोक में हमारे पास क्या होती है कि जी मायोसिन क्या करता है जी, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एक्टिन फिलामेंट क्या करेगा जी, ये स्लाइड करेगा। ठीक हो गया जी। और एटीपी क्या हो जाएगी जी, एटीपी रिलीज हो जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया यहां पर कि हमारे पास क्या होता है जी कि एटीपी रिलीज हो चुकी है जी। बताया ना आपको, ये 10वां स्टेप ये वाला, एटीपी रिलीज हो गई है। तो ये चीज़ है हमारे पास एटीपी रिलीज। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वाला स्टेप, जिसमें हम क्या बोलते हैं, स्टेप डी। तो बच्चे जी स्टेप डी में हमारे पास क्या है कि जी न्यू एटीपी आकर बाइंड करेगी, तो मसल को क्या किया जाएगा जी, यहां पर जितने भी मसल्स हैं क्रॉस ब्रिजेस बने हुए हैं इनको तोड़ा जाएगा ताकि ये वापस एक जगह पर आ जाए। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो एटीपी हमारे पास होती है ये बेसिकली क्या काम करती है जी, ये क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करने के लिए आती है। क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करने के लिए एटीपी इस्तेमाल होती है जी। ये बात आपने याद रखना है। और अगर मसल कभी ब्रेक ना हो, मतलब अगर क्रॉस ब्रिजेस अगर ब्रेक ना हो एटीपी की लैकिंग की वजह से, तो बच्चे जी हम इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस।
बच्चे जी एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि डेथ के बाद आती है जी। डेथ के बाद क्या होता है जी, हमारी बॉडी में चूंकि एटीपी क्या करते हैं जी, डिक्लाइन कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हमारे पास जो मसल के अंदर मौजूद जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं और हमारी बॉडी अकड़ जाती है। ठीक हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस, जो कि एटीपी की कमी की वजह से होती है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको समझानी थी, आपको ये सारा लेक्चर समझाना था स्केलेटल मसल्स का। आपको कोई चीज़ कोई बात नहीं समझ आए तो आप बच्चे जी हमारे साथ लाइव चैट पे आ सकते हैं। हर संडे के संडे हमारा लाइव सेशन होता है। आप वहाँ पर आकर कोई भी चीज़ कोई भी बात आकर पूछ सकते हैं। आप इस लेक्चर को देखिएगा, बुक से टैली करिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा। कोई चीज़ कोई बात आपको नहीं समझ आई, वी आर अवेलेबल, मेडिस्ट्री की टीम अवेलेबल है आपको सारी चीज़ समझाने के लिए। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू गुड लक बच्चे जी। अल्लाह हाफ़िज़।